Hello, welcome, the curious learner of class 10th. Welcome again to another video of class 10th history. The chapter 1, the rise of nationalism in Europe, we are doing now. Two videos of this chapter has been uploaded. First one is that the image which is given in your textbook in the first page itself, that video has been uploaded in the part 1. And part 2 we have seen the French Revolution. That means in French Revolution, in the sense in the class 9th we have studied that chapter. But as I said, that is the Bahubali part 1 and this is Bahubali part 2. So Bahubali part 1 recap is required. So that we have done the recap in the previous video, video number 2, and this we are moving forward in this video. तो इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन हमने क्या देखा था कि फ्रेंच एक यूरोपियन कंट्री है और वो कैसे अपने आप में बोलते हैं कि डेमोक्रेटिक मिडिल क्लास एमर्ज हुआ। बहुत सारे सोशल थिंकर थे, उनके आइडियाज को लिया गया, लेने के बाद वहां पे क्या हुआ, डेमोक्रेटिक एस्टैब्लिश होता है। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के बाद एक गवर्नमेंट बनती है, बात समझ रहे हो। वो गवर्नमेंट प्रॉब्लम में आती है, एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए। दैट मीन्स जो गवर्नमेंट वहां बनती है 1794 के बाद, वो गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारे प्रॉब्लम देखती है, क्योंकि उसमें क्या हुआ था कि 5 एग्जीक्यूटिव्स और डायरेक्टरी वहां पे अपॉइंट किए जाते हैं, जिसको डायरेक्टरी गवर्नमेंट या डायरेक्टरी रूल भी बोली जाती है। तो वहां पे इंस्टेबिलिटी दिखती है। इंस्टेबिलिटी दिखने के बाद वो क्या करते हैं, नेपोलियन का हेल्प लेते हैं, और नेपोलियन वहां क्या करता है, हेल्प करने आ जाते हैं और धीरे धीरे अपने पावर को, वो फ्रेंच को अपने अंडर में ले लेता है। लेने के बाद 1799 में वो अपने आप को वहां का राजा घोषित करता है, और अपने आप को वहां का राजा घोषित करने के बाद 1804 में एक कोड लॉन्च करता है या कोड बनाता है, सिविल कोड, जिसको हम नेपोलियनिक कोड के नाम से भी जानते हैं। और वो नेपोलियनिक कोड क्या होता है, वो नेपोलियनिक कोड से वो अपना रूल चालू करता है। और हमने देखा था वो नेपोलियनिक कोड इतना अच्छा था, बहुत सारे उसके मेरिट पॉइंट थे, मतलब लोगों के लिए अच्छा था, टैक्सेस थी, कस्टम यूनियन, जो टैक्सेस थी, एक टेरिटरी से दूसरे टेरिटरी में बिजनेस करने के लिए जो टैक्स लगती थी, वो सब टैक्स को उसने क्या कर दिया था, एबोलिश कर दिया था। राइट टू प्रॉपर्टी दे दिया था। मगर उसका कुछ समय के बाद, पहले जैसे कुछ चीजें बहुत अच्छी लगती है और बाद में क्या हो जाती है, बाद में वो सब खराब लगने लगती है। वैसे ही क्या हुआ, फ्रेंच जो नेपोलियन चचा हमारे थे, नेपोलियन चचा ने क्या किया, नेपोलियन चचा ने, उनको सपना था कि पूरा यूरोप ऑक्यूपाई करना है, पूरा यूरोप का एक छत्रवास शासन चलाना है, उनका राजा बनना है। किसका, यूरोप का राजा बनना है। तो ये यूरोप के राजा बनने के चक्कर में, ये यूरोप के राजा बनने के चक्कर में इनने क्या किया, जितने भी पैसा चाहिए, अभी आप समझो यूरोप दूसरे कंट्री में अटैक करना है और उसको अपने अंडर में लाना है, जीतना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, पैसा चाहिए। ये पैसे के लिए नेपोलियन ने क्या किया था, टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया था, जिसके चलते लोग परेशान थे। दूसरा चीज क्या किया था, बहुत सारी सेंसरशिप जो है, मतलब आपको नेपोलियन के बारे में कुछ नहीं छाप सकते, कुछ चीजें छापना है तो आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी है, मतलब जो नेपोलियन राजा था, डिक्टेटर था, उसका परमिशन आपको लेना पड़ेगा। ये सब चक्कर के चलते, और दूसरा भी और एक पॉइंट था, घर में सोए हुए लोगों को जबरदस्ती उठा के आर्मी में भर्ती किया जाता था, क्योंकि इसको आर्मी की जरूरत बहुत ज्यादा थी। बिना आर्मी का वो पूरे यूरोप को अपने अंडर में नहीं ले जा सकता था। तो ये सब नेपोलियनिक कोड का क्या था, डीमेरिट था, जिसके चलते लोग थोड़ा असंतुष्ट थे। और हमने ये भी देखा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो आइडिया आई थी, वो आइडिया पूरे यूरोप में स्प्रेड हो गई थी, और पूरे यूरोप में लोग चाहते थे कि डेमोक्रेटिक कंट्री एस्टैब्लिश हो। क्या हो, डेमोक्रेटिक कंट्री एस्टैब्लिश हो, और जो ये है क्या बोलते हैं, डिक्टेटरशिप है, वो हट जाए। हमको भी डेमोक्रेटिक रूल चाहिए, जो न्यू मिडिल क्लास इमर्ज हुआ था वो चाहता था। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बेटा,
वो टॉपिक हमारा पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हमने देख लिया था, आज हम देखेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में जैसे हमने फ्रांस के बारे में डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, आज हम डिस्कस करेंगे कि यूरोप का वेरियस पार्ट में ये नेशनलिज्म वाली फीलिंग कहां से क्रिएट हुई। अभी नेशनलिज्म वाली बात में जाने से पहले और भी चीजें डिस्कस कर रहे हैं कि आइडिया ऑफ नेशन स्टेट। आइडिया ऑफ नेशन स्टेट का मतलब आप लोग अच्छे से समझ रहे हो, मतलब जहां पे जिस एक ऐसा बाउंड्री, वो बाउंड्री के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं वो एक कॉमन इंटरेस्ट को शेयर कर रहे हैं, कॉमन आइडेंटिटी है, कॉमन फ्लैग है, कॉमन रिलीजियंस को बिलोंग करते हैं, या अब मान लो कि वो सेक्युलर है तो हर कोई रिलीजन वहां पे रहता होगा मगर एक नेशन को रिप्रेजेंट करता होगा, वैसा एरिया को हम क्या बोलते हैं, नेशन स्टेट। और ये नेशन स्टेट आजकल हमारे पृथ्वी में हर जगह देखने को मिलता है। मतलब इंडिया एक नेशन स्टेट है, इंग्लैंड एक नेशन स्टेट है, ऑस्ट्रेलिया एक नेशन स्टेट है, मतलब ये सब नेशन स्टेट बन गए। और जब डिक्टेटरशिप था उस समय क्या, रात को लोग सोए हुए हैं और रात को राजा को ध्यान आ गया कि भाई हमारे पड़ोस वाले टेरिटरी को अटैक करना है, पड़ोस वाले टेरिटरी को अटैक करना है। और पड़ोस वाले टेरिटरी को अटैक करने के चक्कर में सुबह सुबह अटैक हो गई और वो टेरिटरी को जीत ली। और वहां पे जो लोग सो रहे हैं सुबह सुबह उठते उठते क्या, भाई हम तो बर्बन डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, आज तो हम हब्सबर्ग एम्पायर को बिलोंग करते हैं। समझ रहे हो ना कि ये क्या हो जाता है, सुबह सुबह इनकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती थी। मतलब डिक्टेटरशिप में हमको जो कॉमन आइडेंटिटी नहीं थी, नेशन स्टेट नहीं था, नेशन स्टेट वाली फीलिंग नहीं थी, नेशनलिज्म वाली फीलिंग नहीं थी। और ये नेशन स्टेट वाली फीलिंग जो फ्रांस से शुरू होती है और पूरे यूरोप में स्प्रेड होती है, और पूरे यूरोप के लोग इसको पाने के लिए क्या करते हैं, जी जान लगा देते हैं। और ये यूरोप में ये नेशनलिज्म वाली फीलिंग कैसे क्रिएट हुआ, कैसे शुरू हुआ, कैसे स्प्रेड हुआ, आज हम उसको डिस्कस करेंगे ब्रीफली। तो चलिए आज हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। आप देखो जो दो मैप आपके स्क्रीन में आ रही है, एक तो मैप हो गया 1812 का, मतलब 1812 में यूरोप कैसे था। अब यहाँ पे देख सकते हो किंगडम ऑफ इटली है, किंगडम ऑफ इटली, किंगडम ऑफ सार्डिनिया, किंगडम ऑफ नपल्स, ऑस्ट्रियन एम्पायर, कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन्स, किंगडम ऑफ प्रशिया, ग्रैंड डच वार्सो एंड फ्रेंच एम्पायर, किंगडम ऑफ पोर्चुगल, किंगडम ऑफ स्पेन। मतलब आप समझ रहे हो ना, ये सब एक एक किंगडम बने हुए थे। ये छोटा छोटा किंगडम मतलब राजा रूल करते थे। और ये सुबह होते होते यहाँ से यहाँ अटैक कर दो, अटैक करके उसको ऑक्यूपाई कर दो, और उसको ऑक्यूपाई कर दो तो यहाँ के लोगों के जो कॉमन आइडेंटिटी है वो गई, क्या हो गई, खत्म हो गई, कॉमन आइडेंटिटी खत्म हो गई, यहाँ से यह अटैक हो गई। दूसरा चीज हमारा ये आता है, जो आज का पॉलिटिकल मैप आप यहाँ पे देखो, इसको और इसको हम कंपेयर करते हैं। किसको, ये पॉलिटिकल मैप को, इसको और इसको हम कंपेयर करते हैं। यहाँ पे देखो फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली और आपका हंगरी, रोमानिया, पोलैंड, जर्मनी, ये एक नेशन स्टेट बन गए हैं। जर्मनी के अंदर जर्मनी को बिलोंग करते हुए लोग रहते हैं, जैसे हॉलैंड, पोलैंड, यूक्रेन। आप समझ रहे हो ना, ये सब जो यूरोप में कंट्रीज है ना, ये अभी आज क्या हो गए हैं, एक नेशन स्टेट बन गए। ये क्या बन गए हैं, एक एक नेशन स्टेट बन गए। उस समय ये नेशन स्टेट नहीं थे। अभी ये समझो कि यूरोप को 1812 में ऐसा था, ऐसे से ऐसे बनने के लिए, नेशनलिज्म फीलिंग को बनाने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ा है, वो पापड़ कैसे बेले हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। समझ रहे हो, चलिए हम आगे देखते हैं। अभी द मैप वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट what map we have observed, that is what, there were no nation state like today। ये मैप में जैसे हमने देखा उसमें नेशन स्टेट जैसे था वो आज जैसा नहीं था। जर्मन, इटली, स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स, डचेस, कैटन्स। जो मैंने चीज अभी आपको समझाई ना बेटा, उसका ही मैप का ही ये ब्रीफ है। जो ये ब्रीफ है आपके नोट्स के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो आप अच्छे से इसको नोट्स बना सको। तो ये ध्यान देना, आप अपने नोट्स में ना ये दोनों मैप को रखना। नोट्स को बेहतर बनाना है, नोट्स को बेहतर बनाना है, फंटास्टिक नोट्स आपको क्रिएट करनी है। तो नोट्स के लिए मैंने जस्ट आपको ये पॉइंट यहाँ पे दिए हैं, आप नोट करने, जो मैंने आपको समझाया वो सब इसी नोट्स इसी में है, राइट।
उसके बाद क्या आता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड ब्रीफली। इसको हम समझने के लिए थोड़ा क्या एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक हब्सबर्ग एम्पायर आपको दिख रहा है ना मैप में, यहाँ पे हब्सबर्ग एम्पायर है। फॉर एग्जांपल द हब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया एंड हंगेरी वाज अ पैचवर्क ऑफ मेनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल्स। यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते थे। पीपल ऑफ दिस एम्पायर स्पीक्स डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, living with different culture, so there was missing of collective belonging। अभी collective belonging का मतलब क्या है आप समझना। collective belonging हम nationalism in India में पढ़े थे। nationalism collective belonging क्या है, हम सब भारतीय हैं, we are Indian, भारत माता की जय, we are Indian। ये इंडियन वाली फीलिंग या एक कंट्री का फीलिंग आना चाहिए जो यहाँ पे मिसिंग था। जो मैंने आपको बताया कि आज हब्सबर्ग एम्पायर है, कल कोई हमको अटैक कर दिया तो हम बन गए और दूसरे की, तो यही चीज यहाँ आती थी। हाउ डिड नेशनलिज्म एंड आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज। तो ऐसा क्रिएट होगा, कैसे परिस्थिति रहेगी, तो नेशनलिज्म और आइडिया ऑफ नेशन स्टेट तो आने से रहा नहीं आ सकती। तो ये कैसे आया, इसको थोड़ा हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। जैसे देयर वर सम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स लीड टू द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, सच एज क्या, राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास। जो मिडिल क्लास इमर्ज हुई थी, ये एक कारण बन सकता है कि नेशन स्टेट नेशनलिज्म वाली फीलिंग को क्रिएट की गई। उसके बाद द स्प्रेड ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। ये लिबरलिज्म क्या है, लिबरलिज्म मतलब सब कोई लिबरल है, सबको राइट्स है, सबको हक है, राइट। ये जो स्टेट बनी हुई थी ना फ्रेंच रेवोल्यूशन में, वो वाली पार्ट यहाँ नहीं रहती। उसके बाद न्यू स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म एंड द ट्रीटी ऑफ वियना। ये एक पॉइंट है यहाँ पे यूरोप में हुआ था, किसका, जो हमारा नेपोलियन चचा थे। नेपोलियन चचा हारने के बाद, नेपोलियन चचा 1815 में हार जाते हैं। हारने के बाद एक न्यू कंजर्वेटिज्म होता है, वो हम ब्रीफली अभी डिस्कस करेंगे आगे चल के। उसके बाद राइज ऑफ रेवोल्यूशनरीज। यही सब कारण है जो नेशन स्टेट और नेशनलिज्म यूरोप में क्रिएट किया था, उसको थोड़ा हम ब्रीफली अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। सर थोड़ा क्लास ले रहा था, मैं कॉल कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना, क्लियर हो रही है। चलो हम अभी इसको थोड़ा ब्रीफली वन बाय वन, जो पॉइंट्स मैंने दिया, राइज ऑफ मिडिल क्लास, स्प्रेड ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म, द न्यू स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म एंड राइज ऑफ रेवोल्यूशंस, इसको ब्रीफली डिस्कस करते हैं, ईच वन एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहले देखो द एरिस्टोक्रेट्स एंड द न्यू मिडिल क्लास। ये न्यू मिडिल क्लास क्या था, ये न्यू मिडिल क्लास क्या था, इसको डिस्कस करते हैं। The member of this class were united by common way of life। अभी आपको समझा देता हूँ थोड़ा, एरिस्टोक्रेसी कौन था, जो कुछ गिने चुने रिचेस्ट पर्सन थे यूरोप में, जो कुछ गिने चुने रिचेस्ट पर्सन थे वो थे एरिस्टोक्रेट्स। हम फ्रेंच रेवोल्यूशन में डिस्कस किए थे, एक बार याद कर लो यार, राइट। तो क्या हुआ था, जो हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन में ब्यूरोक्रेट्स, सॉरी जो एरिस्टोक्रेट्स थे, जो नोबल्स थे, वो उनकी बात है। वो क्या थे, the member of this class were united by common way of life that cut across the regional divergence। अब समझना, हब्सबर्ग एम्पायर में कुछ एरिस्टोक्रेट थे, दूसरे कंट्रीज में भी एरिस्टोक्रेट थे, ये सब क्या यूनाइटेड थे। यूनाइटेड मतलब बहुत डिफरेंट डिफरेंट फील्ड को बिलोंग करते हैं, मगर सब यूनाइटेड थे, मतलब रिचर सेक्शंस को बिलोंग करते थे। दूसरा, दे ओन कास्ट इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो इन टाउन हाउसेस। मतलब कंट्री साइड में, विलेज एरिया में वो थे, मतलब वहां पे उनकी जमीन थी, सब कुछ थी, टाउन हाउसेस में भी थी। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वाज हाउएवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप। मतलब बहुत इन फिंगर टिप में गिन सकते हैं, ये बहुत कम थे, ज्यादा नहीं थे, राइट। द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो था वो पीजेंट्री ग्रुप था, मतलब खेत में काम करने वाले लोग थे या पुअर लोग थे। हम थोड़ा स्टेटस को समझते हैं कि यूरोप का कैसा है। एरिस्टोक्रेट्स थे, बहुत रिचेस थे, मगर बहुत कम थे, फिंगर टिप में हम गिन सकते हैं। मगर पीजेंट्री जो थे वो बहुत ज्यादा थे, हम एरिस्टोक्रेट को कंपेयर करते हैं तो। द इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगिन इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगिन हो जाता है एंड सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में बिगिन होता है। और फ्रांस, अ पार्ट ऑफ जर्मन स्टेट, इन अकर्ड ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। फ्रांस और जर्मन में भी 19th सेंचुरी में ये इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगिन होता है।
ये जैसे ही बिगिन होता है, बहुत सारे लोग काम करने के लिए सिटीज में आ जाते हैं, टाउन्स में आ जाते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करते हैं। और प्रॉब्लम फेस करने के साथ साथ एजुकेटेड भी होते हैं, दुनिया के बारे में नॉलेज आती है। ये सबसे इन लोगों को क्या आइडिया होती है, ये तो भाई हमारे साथ गलत, ये क्या हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है, सही कैसे होगा। तो ये लोगों को एक आइडिया, जैसे हमने देखा था बहुत सारे क्लब में फ्रेंच रेवोल्यूशन में एकत्रित हो रहे थे, यहाँ पे भी लोगों को आइडिया आने लगे। In its make, a new social group came into being, a working class population in middle class made up of industrialists, businessmen and professionals। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जो लोग आए धीरे धीरे इमर्ज हुए, यही बने मिडिल क्लास। पेजेंट्री सेक्शंस के जो लोग थे, ये लोग बने क्या, न्यू मिडिल क्लास। ये कौन बने, न्यू मिडिल क्लास, जो सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए सोचने लगे थे, सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए सोचने लगे थे और डेवलप करने के शुरू किए थे। It was among the educated liberal middle class that ideas of national unity following the abolition of aristocratic privilege gained popularity। मतलब एरिस्टोक्रेट को जो उनके पास मतलब समझ लो ना कि बर्थ राइट है, बचपन में वो एरिस्टोक्रेट में पैदा हुआ तो वो सभी राइट्स एंजॉय कर सकता है, ये हटाना है। किसने बोला, मिडिल क्लास लोगों ने इसका एक आइडिया लिया। तो अरिस्टोक्रेटिक और मिडिल क्लास ऐसे एक थे जो इमर्ज हुए यूरोप में नेशनलिज्म और नेशन स्टेट वाली आइडिया को फैलाने के लिए। दूसरा आता है, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। ये लिबरल नेशनलिज्म क्या है। द टर्म लिबरलिज्म डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर, मतलब क्या है, फ्री। ये लैटिन वर्ड से आता है लिबरलिज्म, लिबर, ये लिबर का मतलब क्या है, free। For the new middle class, liberalism stood for freedom for the individual, and equality for all before the law। यहाँ पे क्या हुआ, द मिडिल क्लास जो आया ये लिबरलिज्म के फेवर में खड़े हुए और ये सब बोलने लगे कि लॉ के सामने सब क्या है, इक्वल। Politically, it emphasized the concept of government, मतलब politically ये एक ऐसा government चाह रहे थे, democratic government। Throughout the 19th and the early 20th century, there were the movements demanding equal political rights, that is universal suffrage of right to vote। तो universal suffrage का मतलब क्या है, right to vote, ये लोग डिमांड करना चालू कर दिए थे। In France, the right to vote to get the elected was granted exclusively property owning persons। अभी आप समझ रहे हैं, फ्रांस में हमने देखा था, फ्रांस में क्या हुआ था, डेमोक्रेटिक 1994 में बन गया, मगर जिसके पास प्रॉपर्टी है वही वोट दे सकता है, जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो नहीं, और वुमेन्स वोट नहीं दे सकते। ये वाले पॉइंट में आपका आता है। सिंस द फ्रेंच रेवोल्यूशन, liberalism had stood for the end of autocracy and clerical privilege, a constitutional and representative government through a parliament। French Revolution में ये आया था। In the economic sphere, liberalism stood for the freedom of market and the abolition of the state-imposed restrictions on the movement of goods and capital। अभी देखिए, अब समझो लिबरल एंड पॉलिटिकल वे में क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट। इकोनॉमिक स्फीयर में क्या, उनको फ्रीडम चाहिए मार्केट में बिजनेस करने के लिए, कोई भी टैक्सेस या बोलते बहुत सारे बैरियर्स ना हो बिजनेस करने के लिए एक रीजन से दूसरे रीजन के अंदर, और गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह हम आराम से मूवमेंट कर पाए। इकोनॉमिक वे में मिडिल क्लास का ये डिमांड था। ड्यूरिंग 19th century, this was strong demand of the emerging middle class। 19th century में यूरोप में जो मिडिल क्लास इमर्ज हुआ उसका ये स्ट्रॉन्ग डिमांड था। अभी थोड़ा देखते हैं आगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड क्लियरली द मिडिल क्लास कैसे सफर करते थे। द जर्मन स्पीकिंग रीजन, अभी यहाँ थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जर्मन स्पीकिंग रीजन है, थोड़ा मैप है। German speaking region in the first half of 19th century, Napoleon's administrative measures had created out of countless small principalities of confederation of 39 states। नेपोलियन ने 39 स्टेट का एक क्या बनाया, एक प्रिंसिपलिटीज बनाया, कुछ रूल्स बनाए। Each of these profession its own currency and weight measures। अभी जितने भी बने वो सबका क्या था, अपना अपना 39 जो कॉन्फेडरेशन बना था, ये सबका अपना अपना करेंसी था, अपने अपने यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट थे। मतलब 1 मीटर 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर कितना होगा, वो सब अपना अपना अलग अलग था। A merchant traveling in 1833 में एक मर्चेंट
हम्सबर्ग से न्यूमरबर्ग टू सेल इज गुड्स, ट्रैवल करता है सेल करने के लिए क्या अपने गुड्स को, कहां से, यहाँ हम्सबर्ग से, कहां, यहां से भाई, यहाँ, कहां से यहां ट्रैवल करता है, न्यूमरबर्ग को ट्रैवल करता है, यहां से यहाँ ये क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। तो ये जब यहां से यहाँ ट्रैवल करता है, इसको क्या थ्रू द 11 custom barriers and pay the custom duty about 5% at each one of them. इसको 11 ऐसे टेरिटरी पार करना है जिसमें क्या हर एक जगह में इसको कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा, क्योंकि उसके एरिया से हम सामान लेके जा रहे हैं। तो कस्टम ड्यूटी पे करना है और इसका जितना सामान ले रहा है उसका 5% उसको पे करना है। अभी समझो एक पहले में 5%, फिर 5%, फिर 5%, यहाँ पे तो उसका बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा। Duties were often levied according to the weight and measurements of the goods. हाँ, ये जो ड्यूटीज कस्टम ड्यूटी लीव हो रहा था, ये उसकी मेजरमेंट और वेट के ऊपर डिपेंडेंट था कि इतना वेट होगा तो इतना आपको पैसा पे करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा, या कस्टम ड्यूटी को हम टैक्स बोल सकते हैं, पे करना पड़ेगा, इतना वेट होगा, इतना लेंथ होगा तो आपको इतना पे करना पड़ेगा। और each region had its own system of weight and measures. This involved time consuming calculation. अभी हर किसी का अपना अपना, जो हमने 39 कन्वर्सेशन में देखा कि अपना अपना यूनिट्स एंड मेजरमेंट है, तो ये हर किसी का टाइम कंज्यूम भी कर रहा है और पैसा भी ले रहा है, दोनों चीजें हो रहा है। जैसे कि जो मेजर ऑफ क्लॉथ फॉर एग्जांपल वाज द इले, इले मतलब एक क्या है, एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट था उस समय का। Regions stood for different length. A layer of textile material brought in Frankfurt would get you. Frankfurt में आया था। Would get you क्या? यहाँ पे। Frankfurt मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो ना, यहाँ पे। Would get you 54.7 centimeter of cloth. मतलब एक किले मतलब 54.7 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ। एंड माइजिन मतलब आप देख रहे हो यहाँ पे होगा, आपको ढूंढ लेना कहीं पे, यही तो होगी डेफिनेटली। तो वो टेरिटरी में क्या था, वो टेरिटरी में क्या था कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना, एक किले मतलब क्या 55.1 सेंटीमीटर था, और न्यूमरबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर था, और फियरबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर था। भाई ऐसा रहेगा तो आदमी कितना हर एक जगह में डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस पे करेगा, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक उस समय शुरू हो चुका था। मिडिल क्लास का जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम था वो मैं ब्रीफली यहाँ पे आपसे डिस्कस किया हूँ, समझ रहे हो ना। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, कुछ दिक्कत है तो आप मुझे जरूर बताइएगा, राइट। उसके बाद आता है क्या, विच रिजल्ट सच कंडीशंस वेर व्यूड ऑब्स्टैकल्स, बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स वहां पे देखने को मिले थे। क्या ऑब्स्टैकल्स देखने को मिले थे भाई, यही सब ऑब्स्टैकल थे। क्या ऑब्स्टैकल्स थे, जैसे कि इकोनॉमिक चेंजेस, द ग्रोथ बाय द न्यू कमर्शियल क्लासेस हु आर्ग्यूड फॉर द क्रिएशन ऑफ यूनाइटेड इकोनॉमिक टेरिटरी अलाउइंग अनहिंड्रेड मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल्स। ये जो प्रॉब्लम्स को एराडिकेट करने के लिए मिडिल क्लास ने डिमांड करने लग गए। क्या डिमांड करने लग गए कि भाई ये सब हटाओ, हमको नहीं चाहिए। तो 1834 में a custom union of Julverin was formed, और जुलवेरिन बोलेंगे, कस्टम यूनियन और जुलवेरिन हम इसको बोल सकते हैं। 1834 में एक कस्टम यूनियन या जुलवेरिन वाज फॉर्म्ड एट अ इनिशिएटिव, ये इनिशिएटिव कौन लिया था, प्रूशिया ने लिया था, एंड जॉइंड बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट इसमें ज्वाइन किए थे। क्या था, द यूनियन एबोलिश द टेरिफ बैरियर्स, रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसी फ्रॉम ओवर 30 करेंसी ऐसे थे जिसको इन्होंने 2 में ला लिया, मतलब 39 जो स्टेट जितने भी इसके मेंबर बने थे वो सब में एक ही करेंसी चलेगी। द क्रिएशन ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रेलवे फॉर द स्टिमुलेटेड मोबिलिटी और हार्नेसिंग इकोनॉमिक increasing, okay, as increasing economic interest to national unification, right. A wave of economic nationalism strengthened the wider nationalist sentiment growing at that time. ये जो कस्टम यूनियन या जुलवेरिन आया, जो प्रूशिया के द्वारा इनिशिएटिव ली गई थी, इसके बाद बहुत सारे प्रॉब्लम यहाँ पे सॉर्ट आउट हो गए। इसके बाद जो हमने देखा था एक न्यू कंजर्वेशन आफ्टर 1850। कंजर्वेशन मतलब आप अच्छे से समझना क्या है, एक ऐसा पॉइंट है, कॉल मी आफ्टर फ्यू आवर्स प्लीज, जस्ट वेट स्टूडेंट्स।
कंजर्वेटिज्म मतलब क्या है, आप लोगों को पता होगा, जो पुराने आइडियाज को लेके चलते हैं, मतलब पुराने आइडियाज। ये मतलब हम जैसे क्या बोलेंगे, ये बोल सकते हैं कि भाई मेरे पापा धोती पहनते थे, मैं भी धोती ही पहनूंगा। मतलब ये कंजर्वेटिव आइडिया, मैं न्यू चीजों के साथ नहीं चल रहा हूँ, मॉडर्न चीजों के साथ नहीं चल रहा हूँ। कंजर्वेटिव मतलब मेरे पापा दादा जैसे थे, मैं आज वैसे ही रहूंगा, यही कंजर्वेटिव आइडिया है। आफ्टर द डेथ ऑफ, मतलब आप समझना, नेपोलियन जो रूल कर रहा था फ्रांस में 1815 में, ये चार कंट्री एक साथ आए, बोले भाई ये नेपोलियन जैसे कर रहा है वैसे करता गया तो हम लोगों की तो कंट्री गई, चलो सब मिलते हैं और नेपोलियन को मारते हैं। और 1815 में ये लोग गए, ठुस 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 डिड्डी 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 करके नेपोलियन को मार दिया, नेपोलियन को खत्म कर दिया, उसके रूल को खत्म किया। After the death of Napoleon in 1815, European governments were driven into a spirit of conservatism. मतलब नेपोलियन ने जो जो चेंजेस लाए थे वो सब हटाओ, पिछले जैसे एम्परर में थे, डिक्टेटर रूल में था वैसे ही चले, वो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी। It means a political philosophy that stressed the importance of traditional established institution and custom and preferred gradual development of quick changes. मतलब जो मैंने आपको अभी बताया, जो quick changes हुई थी उस सबको हटाओ और करो। 1815 representative of the European powers Britain, Russia, Prussia, Austria were collectively dictated. Napoleon met at Vienna to draw up the settlement to Europe. उसको हराया, उसके बाद ये चारों मिल गए, चलो हम मीटिंग करते हैं, डिस्कस करते हैं अभी हमारा कैसे क्या आगे हम करेंगे। तो कांग्रेस वाज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर, यहाँ पे जो मीटिंग हेल्ड हुआ था, ऑस्ट्रियन के जो चांसलर हैं ड्यूक मैक्विच, इनने क्या किया था, वो मीटिंग को हेड किया था, इनके तत्वावधान में वो मीटिंग हुई थी, वो ट्रीटी हुआ था जिसको हम ट्रीटी ऑफ वियना 1815 बोलते हैं, नेपोलियन के बाद। तो ये ट्रीटी ऑफ वियना में क्या क्या मेजर पॉइंट्स आए थे ये देख लेते हैं। द बॉर्बन डायनेस्टी वाज हैड बीन डिपोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, वाज restored to power, and France lost its territory it had annexed under the Napoleon. Napoleon के अंडर जितने भी टेरिटरी थे वो सब हट गए, अभी ये इनके अंतर्गत आ गई। A series of states were set up on the boundaries of the France to prevent French expansion in future. Boundaries को क्या कर दिया गया, स्टेट बाउंड्रीज को सेटअप किया गया, उसके बाद हम फ्यूचर में एक्सपेंशन कर पाए। Thus the kingdom of the Netherlands, which is include Belgium, was set up north, and Geneva was added to the Piedmont in the South Prussia, was given important territory on its western frontier, while Austria was given control of northern Italy, and the Germany Confederate 39 state had been set up. Napoleon was left untouched. अब ये समझना, ये जो जैसे हमने हिटलर में देखा था, हटा दिया और सब बांट लिया अपने आप में, यहाँ पे भी सब ले लिए और बांट दिया अपने आप में, इस उसको 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 बांट दिए। मगर जो नेपोलियन का 39 का जो कॉन्फेडरेशन था, जो स्टेट था, उसको इन्होंने टच नहीं किया। क्यों नहीं किया? द जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट वर नॉट चेंज्ड इन ट्रीटी ऑफ वियना बिकॉज द कॉन्फेडरेशन एम टू रिप्लेस द हॉली रोमन एम्पायर। जो हॉली रोमन एम्पायर थे उनको रिप्लेस करना था, which had been destroyed during the French Revolution and Napoleonic War. ये डिस्ट्रॉय हो गया था, इसको क्या करना है, क्रिश्चियन है वो, हॉली रोमन एम्पायर को क्या इनको रिस्टोर करना था, इसीलिए 39 स्टेट में सब अच्छा खासा बना हुआ है, तो इसको हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं, बाकी सब बांट के ले लेते हैं। ये ट्रीटी ऑफ वियना में डिसाइड हुआ। Russia was given part of Poland, while Prussia was given portion of Saxon, एक जगह है, country है उसको। The main intention was to restore the monarch that had been overthrown the Napoleonic and create a new conservative order of Europe. भाई ऐसा होगा तो रेवोल्यूशनरी आएंगे ही आएंगे, भाई तुमने क्यों ऐसा किया, रेवोल्यूशनरी अभी आगे कि हमको क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए। नेपोलियन तो अच्छा था, फिर भी बात समझो, बहुत सारे फ्रीडम दे रखा था, ये लोग तो फिर डेमोक्रेटिक रूल, सॉरी मोनार्क रूल लाने की सोच रहे। द रेवोल्यूशनरी, ये सब चीजों को ये लोगों का हजम नहीं हुआ। किसको, लोगों को हजम नहीं हुआ,
हजम नहीं हुआ तो इनने क्या किया, आफ्टर 1815 द फियर ऑफ रिप्रेशंस ड्रोव मेनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। मतलब ये जो रिस्टोर हो रहा था, ये जितने भी अंडरग्राउंड लिबरेशन जो नेशनलिस्ट थे, जो इंडिपेंडेंट या डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए लड़ रहे थे, ये सब क्या हुआ 1815 के बाद फिर एक्टिव। Secret societies sprang up in many European states to train revolutionary and spread their ideas. ये बहुत सारे सीक्रेट सोसाइटी बने, जैसे हमारे क्या बोलते हैं उस समय, जैसे इंडिपेंडेंट में हमारे आजाद हिंद फौज में सुभाष चंद्र बोस जी ने जैसे सीक्रेट सोसाइटी बना लिया था, आर्मी बना लिया था, वैसे ही यहाँ पर भी शुरू हो गया। टू बी रेवोल्यूशनरीज एट हिज टाइम मीन अ कमिटमेंट टू मोनार्क। उस समय जो रेवोल्यूशनरी क्या करना था, मोनार्क को अपोज कर रहे थे, टू एस्टैब्लिश द वियना, आफ्टर वियना कांग्रेस के बाद जो मोनार्क आने वाला था उसके अगेंस्ट में फाइट करके लिबर्टी एंड फ्रीडम को एस्टैब्लिश करना चाह रहे थे। ये रेवोल्यूशनरी इस आइडिया के साथ फाइट कर रहे थे, फ्रीडम फाइट कर रहे थे, जिसको फ्रीडम फाइट बोलते हैं। Most of these revolutions also saw the creation of nation state as a necessary part of the struggle for freedom. Nation state create करने के लिए सोच रहे थे। उसके इनमें से एक है गिसेपे माजिनी, जिनके बारे में हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे ब्रीफली। गिसेपे माजिनी कौन थे, इन्हें क्या किया, ये कैसे सुभाष चंद्र बोस थे, मतलब सुभाष चंद्र बोस जैसा इटली के लिए काम किए थे। He became a member of secret society in the Carbonari, ये हम देखेंगे briefly. He subsequently found two more underground society. First, एक Young Italy and Young Europe, whose members were like minded. मतलब ये सब एक छोटे-छोटे सोसाइटी बनाए थे। Majini believed that God had intended to be natural interest of mankind. Mankind के लिए God हर वक्त। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर सक्सेसफुली कंप्लीट होता है, ये पार्ट। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। कुछ भी समस्या है, डाउट है, आप मुझे कमेंट जरूर करें और ये वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।